हेलो बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का आज है नेक्स्ट चैप्टर। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था? डीएनसी एक्ट। लेकिन डीएनसी एक्ट क्या बहुत बड़ा है, उसमें कम से कम नहीं तो ये मान के चलो 7 से 8 लेक्चर लगेंगे ना। तो इसलिए छोटे छोटे 1-2 लॉज हैं, 1-2 रूल्स हैं, 1-2 एक्ट हैं जो खत्म कर लेते हैं। उसके बाद डीएनसी एक्ट आराम से शुरू करेंगे, ताकि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है, डीएनसी एक्ट स्किप कर दिया, छोटे छोटे से करके सेशनल का सिलेबस कवर कर देते हैं, है ना। तो सेशनल का सिलेबस कवर कर दो, उसके बाद डीएनसी एक्ट स्टार्ट कर देते हैं। एक ये हो गया, 2 एक्ट और पढ़ाऊंगा, ठीक। उसके बाद फिर डीएनसी एक्ट चालू कर देंगे। ओके, खैर ठीक है। तो आज है टर्म क्या? नारकोटिक एंड साइकोटॉपिक। एक मिनट, सेटिंग बना ले भाई। हाँ भाई, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। नारकोटिक ड्रग्स का अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? मादक पदार्थ। और साइकोट्रॉपिक का बोले तो नशीली दवाएं या नशीले सब्सटेंस या नशीले द्रव्य, है ना। तो नशीली और मादक, तो ये सब क्या है, बड़ी खतरनाक सी है। मतलब अगर लिमिट में लिया जाए तो दवा, और लिमिट से बाहर लिया जाए तो जहर। तो चूंकि ये चीजें अगर इतनी खतरनाक हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। नहीं तो आदमी क्या करेगा भाई? नशीली है, नशा है तो फिर अनलिमिटेड हो जाता है। उसमें बाद में इनसे एक्सट्रैक्ट करके जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं, एक्सट्रैक्ट करके देखो ड्रग्स बना ली जाती है ना। टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, इवन उसके पाउडर्स बना लिए जाते हैं, जैसे चरस गांजा वगैरह हो गया, राइट। तो ये सब चीजें क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए। और लिमिट, कोई भी दवा एक्सवाइजेड, इवन दारू को ले लो, अगर लिमिट में ली जाए तो बहुत बढ़िया है हमारी बॉडी के लिए, है। बॉडी को रीजनरेट कर देती है, रिफ्रेश कर देती है। लेकिन वही पैक पे पैक लगाए जाओ तो फिर नुकसानदायक होती है, ठीक। तो कुल मिला के ये वैसे तो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज हैं इनकी, राइट। लेकिन हमने कहा ना, जब लिमिट के बाहर हो जाता है तो इनका मिसयूज ना होने पाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1985 में, जिसको हमने नाम दिया नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जिसका दूसरा नाम एनडीपीएस भी है। एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, एनडीपीएस। जब हम लोग सप्लाई चेन पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो वहां पे भी यही सेम चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो जब मैं हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें स्किप कर दूंगा, लेकिन वहां मेंशन कर दूंगा कि आप नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में जूरिस्प्रूडेंस में चीजें पढ़ सकते हो, राइट। क्योंकि 2 बार वही सेम चीजें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या होता है देखो, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट पास हुआ था 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन आ गया, ठीक। चाहे एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड ले लो, चाहे जिस चीज से। कॉमनली रेफर टू एज द एनडीपीएस, जो हमने अभी बताया। एनडीपीएस क्या एब्रीविएशन हो गया। एक्ट ऑफ पास कहां पे हुआ था? पार्लियामेंट में। किसके अंडर में? पार्लियामेंट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब यह है बात हुई किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये एक्ट पास किया गया था बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकायदे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करने के बाद, सब पूरी तरह से बहुमत होने के बाद ये पास किया गया, मतलब सभी पक्ष सहमत थे, ठीक। इन इंडिया दैट प्रोहिबिट ए पर्सन प्रोडक्शन, जिसके अंदर कुछ रूल बनाए गए थे कि बिना लाइसेंस के या बिना परमिशन के ना तो इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, ना इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, ना इसकी खेतीबाड़ी की जा सकती है, ना इसको अपने साथ रखा जा सकता है, ना इसको बेचा जा सकता है, ना इसको खरीदा जा सकता है, ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ना अपने घर में स्टोर करके रख सकते हो, और ना तो कंज्यूम किया जा सकता है, मीन्स उसको खा या पी नहीं सकते हो, ऑफ एनी नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस।
ठीक, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन इन नशीली दवाओं से रिलेटेड या नशीले पदार्थों से रिलेटेड इस चैप्टर में हमको पढ़नी है। पूरे चैप्टर का ब्रीफ अगर बात की जाए तो यही है जो हमने इंट्रोडक्शन में समझाया कि एनडीपीएस ड्रग्स जो होती हैं इनका ना तो कल्टीवेशन, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना प्रोडक्शन, ना सेल, ना परचेज, ना ट्रांसपोर्ट, ना स्टोरेज, ना कंजम्पशन, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना उसके लाइसेंस के ये नहीं किया जा सकता। उसके पीछे वजह वैसे भी देखो, जो चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं, ज्यादा डेंजरस होती है ह्यूमन लाइफ के लिए, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। बात समझे? तो शुरू करते हैं भाई मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कर चुके हैं ताकि मिसयूज ना हो। तो प्रोहिबिट या कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के ऑपरेशंस को, जिसमें क्या है लाइसेंस सिस्टम बनाया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक, बाकायदे एक कमेटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसाइड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में सब कमेटीज बनाता है और स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी बनाती है। दोनों सेपरेट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर से पॉलिसी मेकिंग करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे पॉलिसी बनाई जाती है। ये बाकायदे बताता है, एक प्रोसीजर बनाता है कि भाई किस प्रोसीजर से इसको जो इलिसाइट ट्रैफिक है, इलिसाइट ट्रैफिक मतलब ये जो अवैध तरीके से नशीली दवाओं की जो स्मगलिंग होती है, एक तरह से नाम ले सकते हो इसको, अवैध तरीके से। भाई जाहिर सी बात अगर लाइसेंस नहीं है तो कैसा हुआ, अवैध हो गया, है ना, गलत रास्ते से हुआ। उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, उसको बेचना या उसका कंजम्पशन करना, उसको खाना या पीना, जिस तरह से भी इनटेक किया जाता है, ये सारे एब्यूज मींस ये सब बुरी आदतें रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया है। मेन मोटो ही इसका यही था। ठीक, एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द पेनल्टीज ऑफ इलिसाइट ट्रैफिक ऑफ दिस ड्रग इन केस कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस तरह के काम को करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए भारी भरकम, छोटी मोटी नहीं, भारी भरकम इसमें पेनल्टीज लगाई जाती हैं। देखो, अपराध जितना बड़ा सजा उतनी बड़ी। अब ये नशीली दवाएं किस लेवल तक, मतलब इस लेवल तक खतरनाक हो सकती है कि जानलेवा भी हो सकती हैं। इंसान अपनी जान का भी दुश्मन हो सकता है और इंसान दूसरे की जान का भी। भाई जब उसको सेंस ही नहीं है, वो अपने कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, वो नशे में ही धुत हो गया है पूरी तरीके से, या तो खुद को भी मार सकता है, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक ड्रग्स है ये, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा आदमी करता हुआ पकड़ा गया तो पेनल्टीज भी भारी भरकम होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशंस की बात की जाए, मींस जिससे पता चले, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स की, जैसे मादक दवाएं, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, देखो क्या है, थोड़ा बहुत हिंदी देखो बहुत स्ट्रांग नहीं है, पढ़े जरूर हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन सच्चाई है आज की डेट में ना बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है ना बहुत अच्छी हिंदी आती है, मिक्स हो गया है, सब इंग्लिश हो गया है ना। तो फिलहाल समझाने की कोशिश यही है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर थोड़ा बहुत हिंदी में बता दिया कीजिए। मीन्स किसके बारे में, जैसे कोका लीव्स हो गई, है ना, ओपियम हो गया, हेम्प हो गया, पॉपी स्ट्रॉ हो गया, इंक्लूडिंग ऑल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात की जाए, अब ये डेरिवेटिव्स, एनी सब्सटेंस जैसे कि नेचुरल पदार्थ हो, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके, जैसे कोका लीफ से हो गया, है ना, ओपियम से हो गया, हेम्प से हो गया, पॉपी स्ट्रॉ हो गया, या इन्हीं से क्या है, कुछ इनके सॉल्ट डिराइव किए जाए, डेरिवेटिव्स बना दिए जाए। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस which are include the list of psychotropic drugs या psychotropic substance in schedule NDPS Act 1985। याद रहे एक पॉइंट की NDPS एक्ट जो है आपका, ये 1985 में इनफोर्स हुआ था या पास हुआ था। ठीक, अब ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो डिराइव की गई हैं सिंथेटिक तौर पे, NN डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन या NN डाइमेथाइल ट्रिप्टामिन होगा, LSD बड़ा नाम सुना होगा आपने बॉलीवुड वगैरह में भी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइसर्जिक डाइइथाइल एमाइड, जिसको बोलते हैं LSD, एल्प्राजोलम, है ना, नाइट्राजेपाम, बेंजोडाइजेपाम डेरिवेटिव्स, है ना,
ये हिप्नोटिक सेडेटिव के काम में भी आती हैं, ट्रैंकुलाइजर्स यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के भी काम में आती हैं। ठीक, तो क्या है, ये सारी की सारी ड्रग्स बहुत ही खतरनाक, और बात करें तो शेड्यूल एक्स की ड्रग्स हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल बेची नहीं जा सकती, अदरवाइज लाखों रुपए की पेनाल्टी और सालों की जेल हो सकती है। और नॉन बेलेबल मींस अगर इसमें पकड़े गए तो बेल नहीं होगी, गर्मी में सड़ जाओगे। ठीक, अब देखो कोका लीफ की बात करें, कोका लीफ ऐसे कोका लीफ बोलो, देखो गांव वगैरह में आज भी इनकी देखो खेती नहीं होती। ठीक, खेती अगर लाइसेंस नहीं होती, लेकिन ऐसे पेड़ अगल बगल जंगली पेड़ टाइप में दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो इसीलिए मैंने पिक्चर लगा दी कि गांव में अगल बगल देखे हो अगर आप, तो आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ भाई कोका लीफ हमने देखी है कि इस तरह की होती है। ठीक, लीफ से, कोका लीफ से, अब ये जो है लीफ ऑफ द प्लांट, ये इसका जो जीनस होता है इरिथ्रोजाइलॉन कोका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोजाइलॉन कोका। एक्सक्लूडिंग लीफ फ्रॉम विच द कोकेन, इगोनिन एंड अदर इगोनिन एल्कलॉइड्स इज रिमूव्ड। मींस क्या होता है, इससे रिमूव किया जाता है कौन सा? इगोनिन और अदर इगोनिन से, और अलग तरह के जो एल्कलॉइड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की तरह किया जाता है, इनका एक्सट्रैक्शन किससे होता है भाई? कोका लीफ से। ठीक, एनी मिक्सचर देयर इज with or without any neutral material except the preparation containing less than the 0.1% cocaine, means इसके अलावा कोई भी और मटेरियल होता है तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाता है? एनडीपीएस एक्ट के तहत। पेड़ देख लिया, फोटो देख लो, फोटो से पता चल जाएगा कि भाई पेड़ किस तरह होता है, कहीं दिखे तो दिख जाएगा। ओपीएम की बात करें, ओपीएम वगैरह की खेती अफगानिस्तान वगैरह में खूब होती है। कहाँ पे? उधर का जियोग्राफिकल एरिया जो है बहुत सुटेबल है। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान की ही फोटो है। ठीक, देखो इधर पहाड़ वगैरह है ना, सूखा पड़ा हुआ है, तो वहीं पे इसकी खेती होती है। देखो फ्रूट भी है और फ्लावर भी है, ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आ जाए। ओपीएम बहुत कम दिखता है अपनी तरफ। ये क्या होता है बेसिकली, कैसे एक्सट्रैक्ट, जो कोगुलेटेड जूस होता है किसका? ओपीएम पॉपी का। ओपीएम पॉपी मतलब ये देखो, ये जो फ्रूट है ना, ये इसी को बोलते हैं ओपीएम पॉपी। ठीक, और इसकी जो वो बायोलॉजिकल सोर्स है उसको क्या बोलेंगे? पापावर सोमनीफेरम। पापावर सोमनीफेरम, ठीक, किसका है? ओपीएम का बायोलॉजिकल सोर्स है, पापावर सोमनीफेरम। ठीक, और एनी अदर स्पीसीज या इसी से रिलेटेड कोई और, ये बेसिकली क्या, इसके को एक्सट्रैक्ट करके इसका कोगुलेटेड कॉन्सेंट्रेटेड जूस बनाया जाता है, जो एज ए नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एल्कलॉइड कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इट मे बी डिक्लेयर्ड ओपीएम पॉपी बाय नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एक्सट्रैक्शन बिना लाइसेंस के, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की जानकारी के नहीं किया जा सकता। हेम्प, हेम्प बड़ा फेमस, इससे मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे। ये लगभग अगर कोई भी गांव वगैरह में रहता है, नल या तालाब के आसपास इस तरह के पेड़ खूब दिख जाते हैं। कहीं भी नल तालाब, कहीं भी थोड़ा सा मॉइस्चर है तो इस तरह के पेड़ खूब सारे दिख जाते हैं। ठीक, अब देखो चरस और गांजा, बेसिकली अपने यहाँ गांजा का पेड़ बोलते हैं इसको, है ना। तो चरस भी इसी से, इसका जो रेजिन होता है, रेजिन इज द क्रूड और प्यूरिफाइड स्टेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस। कैनबिस सटाइवा इसका नाम है। तो कैनबिस से जो है उसका जो रेजिन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ रेजिन ऑल्सो नोन एज हसीस। हसीस या लिक्विड हशीश, है ना, ये नार्कोटिक सब्सटेंस होता है जिसको हम चरस भी बोलते हैं। ओके, गांजा क्या है? गांजा फ्रूट और फ्लावर्स, टॉप ऑफ द कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग सीड एंड लीव्स। लीफ और सीड से नहीं, फ्लावर और फ्रूट से निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गांजा। बहुत सारे लोग तो पत्ती ऐसे ऐसे करके सूंघ के बढ़िया मस्त हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग चिलम में भर लेते हैं, देखा है मैंने गांव में, बहुत सारे लोग इसको सुखा लेते हैं, सुखा के चिलम में भर के सुट्टा लगा लेते हैं, राइट। तो ये सब करना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही बड़े अपराध के तरीके से इसको कानून की लिस्ट में डाला है। इसीलिए एज ए फार्मासिस्ट ये सारे नियम और कानून पढ़ाए जाते हैं। फॉरेन वगैरह में मैं बताऊं, अगर आपको एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर करना है, तो जैसे यहां एग्जिट एग्जाम एप्लीकेबल हो रहा है, फॉरेन वगैरह में एग्जिट एग्जाम होता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक एडिशनल एग्जाम और होता है। वो किसका होता है?
फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का। मींस एग्जिट एग्जाम के साथ साथ आपका ये सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का एक सेपरेट पेपर होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर नहीं हो सकते हो, राइट। ये फॉरेन की बात बता रहे हैं। मींस एज ए फार्मासिस्ट बताओ क्या मतलब खाली दवाओं का नॉलेज। अगर नियम कानून नहीं पता है आपको तो कैसे फार्मासिस्ट बन सकते हो? आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं पता लगा फार्मासिस्ट हो, कोई गांजा बैठ के पी रहा है, आओ भैया हमको भी दे दो, हम भी सुट्टा लगा लें, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की बात करें, अब मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स में उन सबकी जो हमने बताए हैं, ओपियम है, गांजा है, हंसी चरस, उनके डेरिवेटिव्स हो गए। कोका डेरिवेटिव्स में जैसे क्रूड कोकेन हो गया, है ना। एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कहां से? कोका लीफ से, जिसको कौन सा एल्कोलाइड बोलते हैं? एक कोकेन और कोकेन, है ना। ओपियम डेरिवेटिव में कौन से आ जाते हैं? ओपियम डेरिवेटिव मेडिसिनल प्लांट आ जाते हैं मॉर्फिन, हेरोइन और थिबिन। देखो इन सब का अगर एब्यूज हो जाए, एडिक्शन हो जाए, तो पेशेंट बहुत ही ज्यादा वायलेंट भी हो सकता है और बहुत साइको टाइप का भी हो सकता है। तो इनका इस्तेमाल, जैसे मॉर्फिन है आपका ट्रू एनाल्जेसिक है, भयंकर से भयंकर दर्द हो शरीर में, मॉर्फिन से वो चला जाएगा। लेकिन वही लगातार मॉर्फिन लेते रहो, वही हेरोइन लगातार लेते रहो, तो गोरख धंधा बन चुका है ना। बहुत बड़ा अपराध है। अक्सर देखो सुनाई देता है, कहीं गुजरात में पकड़ा गया ड्रग्स, कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पकड़ा गया, कहीं कहां पकड़ा गया, न्यूज में अक्सर आता है। तो क्या पकड़ा है? यही नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस से पकड़े जा रहे हैं। और उन पे कौन सा एक्ट लगता है? इसी एक्ट का जो 19 कौन सा है भाई? 1985 है ना शायद। एक सेकंड यार मैं भी भूल गया। हाँ 1985 यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 के अगेंस्ट में केस दर्ज किया जाता है। इसीलिए तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि लाखों का जुर्माना तो दे देंगे क्योंकि करोड़ों की संपत्ति लेके आए हैं, बहुत महंगा बिकता है। लेकिन साथ साथ जो इंप्रिजनमेंट है वो खतरनाक है, कई बार ये डबल हो जाता है, राइट। अब इलिसाइट ट्रैफिक, अवैध तरीके से इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट, आना जाना, स्टोरेज, कल्टीवेशन, कलेक्शन, वेयर हाउसिंग, ये सब करना, है ना। तो ये ऑर्डिनेंस जो पास किया गया था इसके अगेंस्ट में, एनडीपीएस ऑर्डिनेंस 1988 में, ठीक, कि इलिसाइट ट्रैफिक क्या है? नुकसानदायक है। क्या होता है भाई इलिसाइट ट्रैफिक में? कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका, या तो पूरे प्लांट की खेतीबाड़ी करना, या फिर कोका प्लांट के कोई स्पेशल पार्ट को इकट्ठा करना, जिससे आप नार्कोटिक सब्सटेंस निकाल सकते हो, ये इलिसाइट ट्रैफिक में आता है। कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी या किसी भी तरह के कैनबिस प्लांट। इंगेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग, या तो कोई इंगेज हो मैन्युफैक्चरिंग में, उसको पोजेशन में, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, या खुद कंजम्पशन करता हो, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करता हो, या इंटर स्टेट इंपोर्ट करे, चाहे बाहर से अपने स्टेट में मंगाए या अपने स्टेट से एक्सपोर्ट करे बाहर। ट्रांसशिपमेंट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर ऑल्सो इंक्लूड इन द इलिसाइट ट्रैफिक ऑफ एनडीपीएस एक्ट, राइट। डीलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इलिसाइट ट्रैफिक में आता है। हैंडलिंग एंड लेटिंग एनी प्रमाइसेस टू यूज ऑफ एनी पर्पज रेफर्ड वैल्यूज, मींस ऊपर की जितनी चीजें हैं, मींस कोका प्लांट या किसी भी तरह का एनडीपीएस सब्सटेंस अगर है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसका चाहे रख रखाव, कल्टीवेशन, जो कुछ भी है, ये सब इलिसाइट ट्रैफिक में आता है। या अपनी प्रेमाइसेस या किसी को रेंट पे देना अपनी प्रेमाइसेस कि भाई हाँ आप ये काम कर सकते हो, ये सब इलिसाइट ट्रैफिक में आता है, अपराध है। या फिर कोई आदमी कर रहा हो कि ये काम, आप पैसे से उसकी मदद करो, फाइनेंस से, ठीक, तो उसमें भी आप इलिसाइट ट्रैफिक में पकड़े जाओगे। एनडीपीएस एक्ट के तहत आप पे मुकदमा दायर किया जा सकता है। सपोर्ट ऑफ डूइंग एनी ऑफ द अबव सेड एक्ट, ऊपर जितनी भी चीजें हमने बात करी इलिसाइट ट्रैफिक में, किसी भी चीज में अगर पकड़े गए तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आप पे मुकदमा किया जा सकता है। तो आपको साल 2 साल अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है, और इसमें जमानत नहीं होगी, साथ में रुपए पैसा। अच्छा, ड्रग एब्यूज 26 जून को इंटरनेशनल डे बनाया जाता है। नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक या इलिसाइट ट्रैफिकिंग, स्टॉप इलिसाइट ट्रैफिकिंग के लिए एक पूरा वर्ल्ड में 26 जून को मनाया जाता है क्या? ड्रग एब्यूज डे, राइट, या इलिसाइट ट्रैफिकिंग डे, या एनडीपीएस एक्ट
मतलब स्टॉप द यूज ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एज ए ड्रग एब्यूज। यूज तो करना ही है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक, लेकिन एज ए मेडिसिन यूज करनी है, नॉट एज ए क्या एब्यूज, मींस नशीली दवाओं की तरह, नशे की तरह नहीं इस्तेमाल करना, राइट। ये कुछ लिस्ट है, देख लेना, जो एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक की है। इतनी लंबी चौड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था केमिस्ट्री में एंटी डिप्रेसेंट, है ना, और एक था एंटीसाइकोटिक या किसी में ट्रैंकुलाइजर के नाम से। उनमें जितनी ड्रग्स हैं खाली वही याद कर लेना, इतनी लंबी चौड़ी ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है। या कोलोजी में भी एंटी डिप्रेसेंट और एंटीसाइकोटिक फिर से पढ़ोगे तो वहां पे याद कर लेना। यहां पे इतना नेसेसरी नहीं है इन सारी चीजों का, मींस लंबी चौड़ी सैकड़ों की लिस्ट है, इतनी लिस्ट याद करने में जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो बेटर यह है कि जो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है पिछले साल, या एंटी डिप्रेसेंट बाई अवरेन सिंह डाल लेना और एंटीसाइकोटिक या ट्रैंकुलाइजर बाई अवरेन सिंह डाल लेना, यूट्यूब पे निकल के आ जाएगा। खाली वही जो है 10-5 ड्रग्स है, खाली वही याद कर लेना, ठीक। अब बात करें प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन की, कैसे इनको रोका जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशन एज पर सेक्शन नंबर 8, नो पर्सन शैल, मींस कोई भी इसके एक्ट के तहत ये एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसमें, कल्टीवेशन एनी कोका प्लांट और गैदरिंग एनी पोर्शन ऑफ कोका, ठीक। कोई भी दूसरा, कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी या एनी कैनिबिस प्लांट। कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसमें, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या अपने पास रखना, सेल, परचेज, वेयर हाउस, कंज्यूम, ट्रांसपोर्ट ऑफ, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट कह लो या इंपोर्ट इनटू इंडिया कह लो या एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया कह लो, या ट्रांसशिपमेंट। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का कोई भी इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एनडीपीएस एक्ट 1985 के अगेंस्ट में उस पर मुकदमा दायर किया जाएगा और उसको कोर्ट से केस लड़ना पड़ेगा। केस बाद में लड़ेगा, पहले तो जेल चला जाएगा, ठीक। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, मींस लाइसेंस। अब लाइसेंस अगर लोगे तो काम कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल परमिट टू रेगुलेट, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो एनडीपीएस को, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को रेगुलेट कर सके, क्योंकि भाई जाहिर बात अगर दवा की तरह बननी है तो प्रोडक्शन भी तो जरूरी है। कल्टीवेशन, गैदरिंग ऑफ एनी पोर्शन, यही सारी चीजें जो हमने बात करी है ना, कल्टीवेशन है, पोजेशन है, इंटर स्टेट है, या इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया है, या एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया है, इंपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स है, या एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स है, या सेल करनी है, परचेज करना है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया से स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, मींस जो है इंडियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। यहां पे किसकी बात हो रही भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो पावर्स दे सकता है, लाइसेंस सामने वाले को दे सकता है अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, और अगर उसके पास सारी चीजें फुलफिल होती हैं जो रिक्वायर्ड हैं ये लाइसेंस लेने के लिए, ठीक सही तरीके से उसने अप्लाई किया है तो उसको परमिशन मिल जाएगी, है ना। तो ये सारे काम, कल्टीवेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, खरीदना है, बेचना है, पोजेशन है, कल्टीवेशन है, कलेक्शन है, ये सारे काम कर सकता है विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद लाइसेंस। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग कर सकता है, ठीक। अब मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, वही जो मैंने अभी बताया कि ये सारे काम कर सकता है विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अब पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, अब देखो क्या है, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वही सारे काम, अब स्टेट के अंदर सारे राइट्स किसके पास है, सारे राइट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बता रहा था करने के लिए, अब यहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन, बाकायदे कमेटी बनाता है और वो डिसाइड करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं। तो प्रोसेस अपने पास रखना, ट्रांसपोर्ट करना, इंटर स्टेट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात करें, सेल, परचेज, वेयर हाउस, कंजम्पशन की बात करें, किसकी, यूज ऑफ पॉपी स्ट्रॉ, कौन देगा परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। ऑपरेशन रिलेटेड कैनबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग गांजा, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल ओपियम, एनी ऑपरेशन कंटेनिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, ऑपरेशन रिलेटेड प्रिपेयर्ड ऑफ ओपियम एंड कोका लीफ, एनी प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, इन सब चीजों के लिए कानून बना हुआ है और वो कानून परमिशन देता है। मींस सारी, देखो क्या है ना,
कि कह दो कि अब लाइसेंस की क्या जरूरत है, हम ऐसे बना लें। ऐसे बनाओगे तो लोग इतना ज्यादा बनाएंगे और उसका मिसयूज शुरू हो जाएगा। अगर लाइसेंस रहेगा तो अथॉरिटीज को पता रहेगा कि भाई किस किस खेत में इस तरह की खेती हो रही है, किस एरिया में हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना उनके हाथ में है। अदरवाइज ये अनकंट्रोल हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर समस्या गवर्नमेंट के लिए हो जाएगी, फिर मिसयूज और एब्यूज ये सारी चीजें होती रहेंगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, फिर कंट्रोल ऑफ सर्टेन ऑपरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्या कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू रूल? टाइम लिमिट विद इन द कल्टीवेटर्स को टाइम दे दिया जाएगा लाइसेंस में कि भाई इस साल तक आपको परमिशन है, इस साल खेती कर सकते हो, या 2 साल के लिए परमिशन दिया या 3 साल के लिए बाद में रिन्यूअल कराना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट देखेगी कि भाई आपके पास, आपने इस साल में आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, आपने कोई मिसयूज तो नहीं किया है, जितना बताया गया उतना प्रोडक्शन आपके यहाँ पे हुआ है वो आपने बता रखा है। भाई जैसे क्या होता है, हम लोग ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें हम बताते हैं गवर्नमेंट को भाई पूरे साल में हमने इतना कमाया, अगर टैक्स बनता है तो काट लो। जबकि इंडिया के अंदर तो सिचुएशन ये है कि एक एक कदम बढ़ाओ और टैक्स दो, भाई हवा छोड़ दो, बाकी तो सब चीज पे टैक्स हो ही गया है, आने वाले समय में हवा पे भी लग जाएगा जिस हिसाब से। खैर, ऑथराइजेशन ओनली द कल्टीवेटर लाइसेंस बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, अगर वही केवल ये काम कर सकते हैं जिनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू, जिन किसानों को लाइसेंस प्राप्त हो। प्राइस टू बी पेड द कल्टीवेटर्स कैनबिस डिलीवर, जाहिर सी बात है बिना पैसा के तो कुछ होना नहीं है। देखो भाई फार्मेसी की हो है, 2-2.5 लाख रुपए लगा के तो फार्मासिस्ट बने हो, डिप्लोमा किया आपने, उसके बाद जाओ खर्चा करो, उधर जाके फिर रजिस्ट्रेशन करो, हर 5 साल पे फिर रिन्यूअल कराओ। अभी तो और बड़ा बवाल एग्जिट एग्जाम का आ गया है ना, तो पैसा ही पैसा जा रहा है खाली। प्रेस्क्राइब द फॉर्म कंडीशन लाइसेंस परमिट द लाइसेंस परमिट फॉर सम और ऑल ऑफ, तो कहने का मतलब फॉर्म्स बने हुए हैं, उन फॉर्म्स को फिल करना है, जो प्रिस्क्राइब्ड फी है उस फी को सबमिट करना है, और उसके बाद सही तरीके से अगर आपने अप्लाई किया है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फीस भी वापस रिफंड नहीं होगी। अब अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स की बात की जाए। अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड कम्बेटिंग अब्यूज और इलिसाइट ट्रैफिक, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है जिनसे प्रिवेंट किया जा सकता है इलिसाइट ट्रैफिक और ड्रग का अब्यूज। सब्जेक्ट क्या है? मेन प्रोविजन एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक सच मेजर्स, किसके खिलाफ? नारकोटिक ड्रग्स, ताकि कि इस ड्रग का किसी भी तरीके से अब्यूज ना हो सके, किसी तरीके से मिसयूज ना हो सके, लोग खा खा के एडिक्ट ना हो जाएं, है ना। जैसे पंजाब साइड में, इधर बाराबंकी साइड में इन सबकी खेती खूब होती है ना। तो इलिसाइट ट्रैफिक देयर इन द इंश्योरिंग द मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज, ये इंश्योर किया जाता है कि इनका इस्तेमाल वहीं किया जाए जहां पे इनके मेडिसिनल यूजेज हैं उतनी मात्रा में, या फिर कोई साइंटिफिक यूज के लिए। अल्टीमेटली मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक। जिसको दवा की जरूरत है वो डाइजेपाम की दवा खा ले, नशे के लिए डाइजेपाम का इस्तेमाल ना करे, या अल्प्राजोलम का नशे के लिए नहीं, मॉर्फिन हेरोइन का नशे के लिए इस्तेमाल ना करे, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक अंडर द सब सेक्शन इंक्लूड मेजर्स विद रेस्पेक्ट ऑल टू फॉलोइंग मैटर्स, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, कई सेक्शन बना लेता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन वेरियस ऑफिसर्स, अलग अलग तरह के कमेटी बनाता है और अलग अलग ऑफिसर्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ताकि इनकी, भाई जाहिर सी बात हर जगह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो जा नहीं सकते, है ना। तो ये लोग क्या है, अपने अंडर में कमेटी बना देते हैं। जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, तो मंत्रिमंडल का जैसे गठन हो जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, फिर उस मंत्रिमंडल में उसके नीचे कमेटी बनाई जाती है, उसके नीचे भी एजेंट डिसाइड किए जाते हैं, और उनके नीचे भी, ताकि हर जगह बराबर मॉनिटरिंग की जा सके, ठीक, इस एक्ट के थ्रू। ऑब्लिगेशन अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरनेशनल मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, उसी तरह से इंटरनेशनल कमिटीज होती हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ध्यान रखती हैं। असिस्टेंस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज फॉरेन कंट्रीज कंसर्न द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, अपने देश से लेके बाहर के देशों तक, ताकि हमारे यहाँ की जो दवा जो बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वहां पे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कस्टम क्लियरेंस वगैरह में ना आए। तो इन सब चीजों की, जैसे एम्बेसी होती है ना, तो एम्बेसी क्या है, यही तो ध्यान रखती है अपने यहाँ के लोगों का उस देश में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कि भाई हमारे यहाँ की कमेटी बैठी हुई, अगर हमारे यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत है तो वहां पे आके बताए,
ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट में विदाउट प्रीजुडिस द प्रोविजन सब सेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट नारकोटिक कमिश्नर। किसको अपॉइंट करता सेंट्रल गवर्नमेंट? नारकोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करता। मे ऑल्सो अदर कुछ ऑफिसर्स डिजिग्नेशंस जो कि फिट हैं सोचने के लिए, काम करने के लिए इस एक्ट के तहत, इस एक्ट में जो कुछ कंडीशंस है उन कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। नारकोटिक कमिश्नर शैल आइदर बाय हिमसेल्फ थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम एक्सरसाइज ऑल पावर्स। नारकोटिक कमिश्नर क्या है? अपने अंडर में भी अपनी एक टीम बनाता है, अपने सबऑर्डिनेट बनाता है, ताकि जो पावर्स उसको दी गई हैं उसका फुल फ्लैशिड फॉर्म में। भाई अकेला शक्तिमान तो हो नहीं जाएगा है कि जूम से उड़ा, इधर भी हो गया उधर भी हो गया, हर जगह पहुंच जाए, तो जाहिर सी बात उसको कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक, ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो कमेटी बनाई गई है ये सब किसके अंडर में रहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बाकायदे रिपोर्ट करती है। इनकी सारी रिपोर्टिंग किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। अब ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच ऑफिसर्स सच डिजिग्नीज एज इट थिंक फिट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मींस इस एक्ट के लिए ठीक उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की, अब इनकी रिपोर्टिंग कहां पे होती है? स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होगा वो भी अपने नीचे कमेटी बना लेगा और इन सबकी रिपोर्टिंग किसको होगी? स्टेट गवर्नमेंट को होगी। ठीक, जो मंत्रालय का हेड होगा। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टेटिव कमेटी, कि किसी को अगर कोई समस्या हो तो किससे कंसल्ट किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में बाकायदे पब्लिश होती है एडवाइजरी कमेटी के बारे में, जिसको बोलते हैं नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टिव कमेटी। याद रहे, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कंसल्टिव कमेटी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है? सारे सेक्शंस होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं जो जरूरी हैं इंप्लीमेंट करने के लिए और इलिसाइट ट्रैफिक को रोकने के लिए, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को मिसयूज से बचाने के लिए जो भी इंप्लीमेंट्स है टाइम टू टाइम इनमें इंप्लीमेंट किए जाते हैं। कमिटी शैल कंसिस्ट द चेयरमैन सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग द 20 लोगों की टीम होती, 20 लोग से ज्यादा नहीं होते हैं और ये अपॉइंट किया जाता है बाकायदे सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्लूडिंग द चेयरमैन। कितने लोग होते हैं? 20 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, कमिटी शैल मीट व्हेन द रिक्वायर्ड टू डू सो द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शैल हैव द पावर रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फुल फ्लैशिड पावर्स देती है। उन पावर्स में ये सब रहता है, जिस तरह से भी चाहें उनको जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो करना है और फॉलो कराना है। मींस इलिसाइट ट्रैफिक रोकना है और इन सब का मिसयूज पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ठीक, कमेटी में इट डीम द नेसेसरी टू डू सो द आफ्टर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन कंस्टिट्यूट वन और मोर टर्म ऑफिस द मैनर फिलिंग द कैजुअल वैकेंसी। हाँ, टाइम टाइम पे इनमें क्या वैकेंसीज निकलती रहती हैं, अपने नीचे लोग सबऑर्डिनेट अपॉइंट कर देते हैं, जिनकी भी रिपोर्टिंग किसको होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को होगी। और इन सबको बाकायदा रिटन प्रोसीजर्स होते हैं, किसके पास कितनी पावर है, किसको किस एरिया में काम करना है, किसको कौन सा काम करना है, उन सब चीजों की बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ठीक, जिससे कि एनडीपीएस एक्ट पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो सके और इन सब का रिपोर्टिंग किसको होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब पेनल्टी एंड ऑफेंसेस की बात करें, लास्ट टॉपिक है जिसमें कुछ क्लॉज दिए हैं। देखो, पेनल्टी एंड ऑफेंसेस कई बुक में कई तरीके से दिए हैं, लेकिन क्लॉज वाइज मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आया। क्लॉज 1 में बात करें एक्सक्यूज मी, है ना, इनको खाली समझ लो। कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपी। पॉपी या पॉपी स्ट्रा या ओपियम या कोका प्लांट या कोका लीफ प्रिपेयर्ड या मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इलीगल इंपोर्ट किया जाए, इलीगल एक्सपोर्ट किया जाए, ट्रांसशिपमेंट किया जाए, है ना, किसका? एनडीपीएस सब्सटेंसेस का अलोंग यूज द प्रमाइसेस, या कोई प्रमाइसेस यूज, कोई बिल्डिंग यूज की जाती है, कोई व्हीकल यूज किया जाता है इस एक्ट के थ्रू। कैसे? उसके पास, ऐसे आदमी के पास जिसके पास लाइसेंस नहीं है कल्टीवेशन का, किससे? गवर्नमेंट से, इन रेस्पेक्ट टू कैनबिस प्लांट अदर देन गांजा। तो अगर लाइसेंस नहीं है और फिर भी ये सारे काम कर रहा है तो उसको पेनल्टी क्या होगी? इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर। पॉइंट इज दिस, खतरनाक क्यों है? मैं बोलता हूं ना, बहुत खतरनाक अगर इसमें पकड़े गए। क्यों? यही खतरनाक है। इंप्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 साल और
जमानत नहीं होगी। विद फाइन ऑफ ₹1,00,000। तो जो ये काम कर रहा है 1-2 लाख 2-4 10 लाख तो कुछ नहीं उसके लिए, वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि 10 साल तक आपको मिनिमम नॉट लेस देन 10 ईयर ज्यादा हो सकता है, 10 का 20 साल हो सकता है, 1 लाख का 2 लाख पेनल्टी हो सकता है। दिस में बी एक्सटेंडेड इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 ईयर्स। आधे से ज्यादा जिंदगी तो जेल में बीत जाएगी। काहे फंसो इस काम में। बात समझे? मैं बोल रहा था ना कि बहुत खतरनाक, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। और फाइन अप टू 2 लाख मीन्स बिना लाइसेंस के अगर इन सब चीजों में पकड़े गए तो बहुत खतरनाक पेनल्टीज। क्लॉज 2 की बात की जाए, कंट्रावेंशन यानी वायलेशन ऑफ रूल, कोई रूल वायलेशन करते हैं इन रेस्पेक्ट टू कैनबिस प्लांट रिलेटेड टू गांजा। अभी तक जो पिछला था नॉट रिलेटेड टू गांजा, देखो साफ साफ लिखा है अदर देन गांजा। अब की बार सीधा गांजे की बात हो रही है ना, रिलेटेड टू गांजा। पेनल्टी पनिशमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 साल और पेनल्टी कितनी 50,000। गांजा का केस है, हेरोइन हसीस का नहीं है ना। नंबर 3, क्लॉज नंबर 3 की बात करें, अगर फेलियर टू कीप रिकॉर्ड मींस आपके पास लाइसेंस है, आप लाइसेंसी कल्टीवेटर हो, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड नहीं आपने मेंटेन करके रखा है, जो अकाउंट है वो आपने मेंटेन करके नहीं रखा है और फेलियर हो गया सबमिशन बाय लॉ कीपिंग द फॉल्स रिकॉर्ड और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑफेंस। अगर कोई अधिकारी आता है उसके सामने आप फॉल्स स्टेटमेंट रखते हो, जो रिकॉर्ड जो आपने खेती बाड़ी की, जो आपने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, किसको बेचा, कितने में बेचा, ठीक, और किस स्टेट में बेचा, किस प्रेमाइसेस को बेचा, सामने वाले के पास लाइसेंस था कि नहीं था। मान लिया आपके पास लाइसेंस, आप गैर लाइसेंसी लोगों को बेच रहे हो और इन सबका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो ये भी एक ऑफेंस है और जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर या फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक, तो खतरनाक देख लो। अब क्लॉज नंबर 4 की बात कर लो, इलीगल पोजेशन ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ कोकेन। अब मींस आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप अपने इस्तेमाल के लिए कोकेन, मॉर्फिन या डाई एसेटाइल मॉर्फिन या कोई और नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अगर रखते हो इलीगली मतलब आपको अलाउड नहीं है फिर भी रखते हो, तो पेनल्टी में क्या है भाई, इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में बी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर। मींस कहने का मतलब ये कि अक्सर देखते हो उस बार में छापा पड़ा है ना, या उस हीरो का लड़का क्या किया, नारकोटिक एक्ट में पकड़ा गया, मींस ड्रग्स लेते पकड़ा गया, या उसके घर में ड्रग्स मिली, जैसे रिया चक्रवर्ती का एक केस चला था है ना सुशांत सिंह वाले में। फिर कुछ कोई बड़े पूंजीपति हैं जिनका गुजरात एयरपोर्ट पे बहुत सारा माल पकड़ा गया। खैर बड़े लोग हैं तो बच जाते हैं, छोटे लोग पिस जाते हैं ना। तो कहने का मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम भी ड्रग्स की मिल गई और आप उसको लेते हुए पकड़ लिए गए, तो अब ये आपके लिए है नियम। क्लॉज नंबर 4, इलीगल पोजेशन ऑफ पर्सनल कंजम्पशन ऑफ कोकेन, मॉर्फिन या कोई भी नार्कोट्रोपिक या नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1 साल तक हो सकती है जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक, मतलब कभी हमने पिया नहीं भाई, कभी हमने पिया नहीं, दोस्तों की महफिल थी, इनवाइट किया गया था और उस इनविटेशन में हम चले गए भाई, कहाँ पे, पब में गए, बार में गए या किसी पार्टी में चले गए। दोस्त लोग सुट्टा लगा रहे थे, हमने सोचा हम भी टेस्ट कर लेते हैं कैसा होता है। थोड़ा सा हमने लिया, हमने भी चख लिया और जैसे चखा वैसे पुलिस आ गई। चखने का गुनाह किया लेकिन फंस गए क्योंकि ये इलीगल है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है उसको कंज्यूम करने का, हमारे पास अपने पास रखने का लाइसेंस नहीं है। ठीक, तो 1 साल तक की जेल और 20,000 का जुर्माना। नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम अदर देन दोज स्पेसिफाइड अंडर द क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 के अलावा अगर किसी को आपने, मतलब इसके अलावा अगर कोई और सब्सटेंस आपने इस्तेमाल किया है तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडेड टू 6 मंथ और फाइन एक्सटेंडेड टू 10,000 या दोनों हो सकता है। तो खैर फाइन मैटर नहीं करती, मैं हमेशा बोलता हूं फाइन डजंट मैटर, 10, 20, 50,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये जो जीवन के 10 साल, 1 साल, 6 महीने परिवार से दूर, अपने बिजनेस से दूर, अपने काम से दूर, जो जेल में पड़े रहोगे उसके बाद बदनामी इतनी ज्यादा, वो मैटर करती है। अब क्लॉज नंबर 5 की बात करें, फाइनेंसिंग इलिसाइट ट्रैफिकिंग। अब आप ये सब काम नहीं कर रहे हो,
आपका कोई फ्रेंड काम कर रहा है और आपसे उधार लेने आया है पैसा कि भैया ऐसा है, देखो हमको हशीश की स्मगलिंग करनी है और हमको जो है क्या 1 लाख रुपए दे दो, हम 2-3 दिन के अंदर आपको इसका बदले में 5 लाख रुपए दे देंगे। बहुत लोग ऐसा काम करते हैं, है ना। तो इस तरह मीन्स डायरेक्ट आप खरीद के बेचो या इनडायरेक्टली ब्याज पे दे रहे हो या किसी और तरीके से उधारी में दे रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से अगर आप इस ऑफेंस में पकड़े गए, फाइनेंस करते हो, यहां पे फाइनेंसिंग की बात हो रही, ठीक। तो सब क्लास 1 से लेके 4 तक में लिखा है कि आपको रिगरस इंप्रिजनमेंट टर्म शैल नॉट लेस देन 10 साल। 10 साल, ये तो पहले वाले केस में ही आ गया ना, 10 साल और एक्सटेंड हो सकता है 20 साल। फाइन अप टू 1 लाख से 2 लाख। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप खरीद नहीं रहे हो लेकिन बढ़ावा तो दे रहे हो। आप पैसे नहीं दोगे तो सामने वाला इस ऑफेंस में पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक। तो ये सारे क्लॉज जो है ऑफेंस एंड पेनल्टीज बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स में दिया है कई तरीके से, लेकिन अगर इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो घूम फिर के चीजें यही हैं। और क्लॉज वाइज थोड़ा समझ में, चूंकि कानून की लैंग्वेज होती है, इस क्लॉज के इस सेक्शन में इस धारा में ऐसा हुआ तो ये कानूनन लैंग्वेज लगती है, तो समझ में ज्यादा आती है और ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने ये पैटर्न पकड़ा, ठीक। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल, ये 1 शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कुछ और कोई छोटा सा टॉपिक होगा, वो 2 टॉपिक और छोटे छोटे रहेंगे, उसका डीएनसी एक्ट पढ़ा देंगे। ओके, फिलहाल कुछ और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जवाब मिलेगा। ओके, बाय।